नमस्कार साथियों, आपने इसका पहला पार्ट देखा था, कल जो आया था, अगर नहीं देखे हैं बच्चे तो देख लें। और आज ये दूसरा पार्ट है। इस तरह से देखते हैं 4 पार्ट में मैक्सिमम मैं ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। मेरा इंटेंशन यही है कि आप सभी को समझा कर फिनिश किया जाए। कल मैंने 51 तक कर लिया था, आपके पवन सीरीज़ से मैं ये पूरा का प्रोसेस करा रहा हूँ। आपके पास कोई-सा भी सीरीज़ हो, आपके पास कोई-सा भी बुक हो, लेकिन जिस प्रकार से मैं डिराइव करके सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ आपको, एक-एक चीज़ें पे मैं बहुत अच्छे कमांड आपको बना दूँगा, जिससे कि आप कभी भी अगर आप डीएलएड 4 सेमेस्टर से रिलेटेड आगे यूपी टेट, सी टेट सुपर टेट भी देंगे ना, तो यहाँ से जिस भी टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा, बिल्कुल फिनिश करके करूँगा। मतलब कि बिल्कुल फिनिशिंग कर दूँगा उसका। आपको कभी भी उस टॉपिक में प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मतलब आज का पहला क्वेश्चन 52 रुधिर कणिकाएँ क्या हैं? मतलब कहाँ हैं? रुधिर कणिकाएँ हैं। क्या लाल रुधिर कणिकाएँ हैं? क्या श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं कि रुधिर प्लेट्स हैं? देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं को हम कहते हैं आरबीसी, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। और श्वेत रुधिर कणिकाओं को कहते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। जो आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है और ये जो रुधिर प्लेटलेट्स है जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट, जैसे कि जब आपको डेंगू हो जाते हैं या फिर कोई ऐसा जैसे कि जॉइंटिस हो गया, तो उस समय आपके यह जो रुधिर ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं लगभग हमारे शरीर में लगभग 4.5 लाख के आसपास रहनी चाहिए। लेकिन यह गिर जाते हैं, इनकी संख्याएँ कम हो जाती हैं, जिससे कि हमें सुस्ती यानी कि एक तरह से हमारा एनर्जी डाउन हो जाता है। तो यह रुधिर प्लेटलेट्स होना बहुत ही आवश्यक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। इसमें पूछा गया है रुधिर कणिकाएँ हैं, तो आप खुद इसका आंसर बताएँगे 52 का राइट आंसर क्या होने वाला है पहले, फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसके विषय में। भाई रुधिर कणिकाएँ तो सब के सब हैं ना भाई, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हो गया, डब्ल्यूबीसी का मेन वर्क होता है कि रोगाणुओं से सुरक्षा करना, जो हमारे अंदर जो विभिन्न प्रकार के रोगाणुएँ आ जाते हैं एक तरह से खराब वायरस के रूप में आ जाते हैं, उससे ये लड़कर अपने आप को मतलब कि हम लोग को सुरक्षा प्रदान करना। और जो रुधिर ब्लड है प्लेटलेट्स है बेटा, इसका नाम होता है ब्लड प्लेटलेट्स। मतलब यह भी कैसा वर्क करता है, मैं इसके बारे में सबके बताता हूँ। इसका राइट आंसर पहले क्या होगा? डी होगा। अब देखिए एक-एक करके सारे सबके विषय में मैं कुछ ना कुछ आपको बताते चलता हूँ। जैसे आरबीसी है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। सिंपल भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल होते हैं। कहते हैं इनकी संख्या जो होती है हमारे शरीर में 50 लाख से 55 लाख होनी ही चाहिए। इसका जो यूनिट होता है ना, प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। ये चीज़ें इसका जो इसका रंग होता है बेटा लाल होता है, यानी कि ये लाल किसकी वजह से होता है? तो बता देंगे हीमोग्लोबिन एक आपका द्रव है जो हमारे शरीर में होना ज़रूरी है, जो कि जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि फल, फ्रूट, सब्ज़ी मतलब सब्जियों में जैसे कि पालक वाली सब्ज़ी हो गई, है ना? जैसे कि लोग कहते हैं गाँव में कि कढ़ाई में जो लोहे वाली कढ़ाई होती है उसमें अगर खाना बनाओ तो उससे आयरन मिलता है, तो इस तरह से, है ना? बाइकॉनकेव शेप इसका होता है। इसका शेप कैसा होता है जो रेड ब्लड सेल होता है? पूछ लिया जाता है आपसे, अभी आगे पूछेगा भी। बताएँगे बाइकॉनकेव होता है, इस प्रकार से होता है ना? मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे होता है, ऐसे होता है। समझ रहे हो ना? बिल्कुल ऐसे होता है, दबा हुआ बीच में होता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, ये कहाँ पे बनता है? मतलब ये कहाँ पे इसका उत्पन्न हुई कहाँ पे ये बनता है बेटा? तो बता देंगे लीवर में बनता है बेटा, ये अस्थि मज्जा में इस तरह से इसका जन्म होता है। अस्थि मज्जा मतलब कि बोन मैरो में, ठीक है ना? और लीवर मतलब कि भ्रूण अवस्था में बेटा, इसका भ्रूण जो होता है ना लीवर से होता है, याद रखेंगे। आरबीसी की अच्छा मृत्यु कहाँ पे होती है? अगर आपसे पूछा जाए तो बता देंगे, जो स्प्लीन होता है बेटा, स्प्लीन, आपने सुना होगा नाम स्प्लीन, तिल्ली उसे बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पे इसकी मृत्यु होती है। ये अपना जान त्याग देता है वहाँ पे जाकर बेटा। स्प्लीन को आरबीसी की ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान कहा जाता है, याद रखेंगे। स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है बेटा, याद रखेंगे। जो देखते हैं ना कभी-कभी तिल्ली नुमा हो जाती है शरीर में, ब्लू-ब्लू उसमें ब्लड जम जाता है, जैसे देखते हो कभी दरवाजे से उँगली दबी हो आपकी, तो ब्लड जम जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही तिल्ली होता है जहाँ पे हमारा ब्लड बैंक भी कहा जाता है उसे, स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है ना? और जहाँ पर वो आरबीसी अपना एक तरह से ग्रेवयार्ड यानी कि अपना कह लीजिए कब्रिस्तान बना के रखता है उसे। सारे आरबीसी उसी में जाके मरते हैं। अब इसका जीवन काल कितना होता है अगर आरबीसी का पूछा जाए, रेड ब्लड सेल का, तो बताएँगे 120 दिन होता है। बेटा कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे, बस आप सुनते चलो थोड़े से। मैं डिस्क्राइब करता चलता हूँ एक-एक चीज़ बहुत अच्छे से। बेटा जो ब्लड होता है ना, ब्लड प्लाज़्मा और ब्लड कार्पसल से मिलके बने होते हैं। तो जो ब्लड प्लाज़्मा होता है और दूसरे डायवर्ट मतलब वाटर, प्रोटीन और हैवी मटेरियल से मिलके बने होते हैं, है ना? याद रखेंगे। और लेकिन जो हमारा ब्लड कार्पसल्स होते हैं ना, उसी ब्लड कार्पसल्स को ही हम क्या कहते हैं? ब्लड कार्पसल्स का मतलब ही पूछ रहा है यह। ब्लड कार्पसल्स का मतलब हो गया बेटा एक तरफ ब्लड प्लाज़्मा हो गया, एक तरफ ब्लड कार्पसल हो गया।
ब्लड कॉर्पसल्स में आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ब्लड प्लेटलेट्स ये सब आ जाते हैं, ठीक है ना? और हमारे शरीर में जो ब्लड का प्लाज़्मा होता है बेटा, प्लाज़्मा होता है, इसकी मात्रा कितनी होती है? प्लाज़्मा की केवल मैं बात कर लूँ, तो 55% होता है प्लाज़्मा। कितना होता है? 55% होता है। इस 55% प्लाज़्मा में बेटा सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाटर होता है, 90% वाटर होता है और प्रोटीन की मात्रा होती है 7 टू 8% होता है। उसमें भी प्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फाइब्रोनोजिन बेटा होता है, एक प्रकार का प्रोथ्रोम्बिन होता है। जो फाइब्रोनोजिन होता है हमारे ब्लड के बेटा क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है और जो आपका ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट कराते हैं। ब्लड क्लॉट का मतलब समझ रहे हो ना आप? ब्लड क्लॉट इन द सेंस कि आपके ब्लड में जब कहीं चोट वगैरह लग जाती है आपके शरीर में, तो ब्लड को जमा देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं। ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है ना आपको? ठीक है? और जो एक एल्बुमिन होता है प्रोटीन, वो हमारे ब्लड को गाढ़ा बनाता है। ये चीज़ याद रखेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा श्वेत ब्लड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बेटा जो आपका व्हाइट ब्लड सेल होता है ना, या इसे कहते हैं श्वेत रक्त कणिका पल हिंदी में, है ना? याद रखें इसका रंग कैसा होता है? ये रंगहीन होता है, पहली बात याद रखेंगे। आरबीसी लाल था ना, ये रंगहीन होता है, याद रखेंगे। इसका कोई भी कलर नहीं होता। बेटा इसकी संख्या, जैसे कि आरबीसी की संख्या कितनी होनी चाहिए थी हमारे शरीर में? 50 लाख से 55 लाख। लेकिन इसकी जो संख्या होती है बेटा, वो हमारे शरीर में कितना होता है? बता देंगे 8000 से 10,000 मिलीमीटर क्यूब, प्रति मिलीमीटर क्यूब। बेटा अगर पूछा जाए आपसे कभी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है शरीर में और आरबीसी की संख्या कितनी होती है, उसका अनुपात बता दीजिए। तो आप लिखेंगे आरबीसी इधर और इधर लिखेंगे डब्ल्यूबीसी, इधर लिखेंगे डब्ल्यूबीसी। आरबीसी की जो संख्या होती है बेटा अनुपात में 1, और डब्ल्यूबीसी की जो होती है 6, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे 600 होगा, 600 यहाँ पे 1, यानी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर 1 है ना रेशियो में, तो आरबीसी की संख्या बेटा 600 होता है। इस बात को याद रखना। या इसका जीवन काल 2 से 4 दिन ही होता है डब्ल्यूबीसी का। बस 2 से 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़िंदा रहा ना, जो नया-नया आते हैं, वो 10 से 12 दिन होते हैं। लेकिन आरबीसी की संख्या आपको बताए थे, भले ही 55 लाख से 50 लाख इतनी ज़्यादा है, लेकिन उनकी जीवन काल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 120 दिन तक होते हैं मिनिमम बेटा, याद रखेंगे ना? लगभग कह लीजिए 4 महीने तक होते हैं। और डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे प्रकार होते हैं बेटा। मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट उसके अंतर्गत आता है, बी लिम्फोसाइट्स आते हैं। तो इसको मैं कभी बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा बेटा। जो एड्स वगैरह होते हैं ना, ये डब्ल्यूबीसी में कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण ही हमें हो जाते हैं एड्स वगैरह। बेटा एड्स एक प्रकार का क्या है? एड्स जो है में एक तरह से शरीर की जो लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाता है। अगर आपको कोरोना हुआ, कोविड-19 हुए, तो आपके शरीर का जो इम्यूनिटी है बेटा डाउन हो जाता है। वो डाउन केवल और केवल ये डब्ल्यूबीसी के कारण होता है। अगर डब्ल्यूबीसी आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो किसी चीज़ को वो अंदर आने ही नहीं देगा, फिर खटाखट उसको मारना शुरू करेगा बेटा। तो इस तरह से अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा रुधिर ब्लड सेल्स की, है ना? थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। बेटा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो लाल आरबीसी है ना, इसको क्या कहा जाता है? रासायनिक नहीं, केमिकल नेम इस प्रकार से पूछ लिया जाता है आपसे, तो बताएँगे इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट, याद रखेंगे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं बेटा। और जो आपका यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी है ना, इसका नाम क्या है? पड़ जाएगा ल्यूकोसाइट, है ना? ल्यूकोसाइट याद रखेंगे। जो डब्ल्यूबीसी है ना, इसका नाम ल्यूकोसाइट कहते हैं बेटा, याद रखेंगे ना? अब बेटा आ जाते हैं थोड़ा-सा प्लेटलेट्स के ऊपर। बहुत जल्दी-जल्दी नहीं चलने की ज़रूरत है, बहुत बढ़िया से समझते हुए चलिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। तो ये जो बेटा यहाँ पर है ये प्लेटलेट्स है हमारा ना, यह लगभग 4 लाख के आस-पास, यानी कि लगभग कह लीजिए 3 लाख के आस-पास हमारे शरीर में रहना चाहिए ना। 2.5 लाख से 3 लाख तक तो रहना ही रहना चाहिए बेटा। 2.5 लाख से 3 लाख तक रहने ही रहने चाहिए। अगर इसकी संख्या कम होती है ना, तो आप सुस्ती, बिल्कुल कमज़ोरी अपने आप में महसूस करोगे। जब आपको, जैसे कि मुझे हुआ था जॉन्डिस काफ़ी खतरनाक वाला, उस समय मुझे दरोगा, मतलब कि मेरी दौड़ था, मेरा फिजिकल था, लेकिन मैं जा नहीं पाया था, सब कुछ होकर बहुत रोया था भाई उस समय। लेकिन फिलहाल में कुछ कुछ नहीं, आप लोग नहीं मिलते फिर, है ना? ये और है, सोच लीजिए फिर, ये पॉज़िटिव पॉइंट हो गया। तो 2.5 लाख से 3 लाख तक ये हमारे शरीर में ब होने ही होने चाहिए। हमारे शरीर में मात्र बेटा 25,000 ही बचा था उस समय, और अपने आप को पूरा बेड बेड पे, मैंने डॉक्टर बोला था 1 महीने तक रेस्ट करो। हमें उस समय हम बाहर रहते थे, और बाहर रहने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत, अपने शरीर को मैं ध्यान नहीं दे पाता था कायदे से, तो इस वजह से हो गया था ऐसा कुछ। तो रुधिर ब्लड से, यानी कि इसे कहते हैं बेटा क्या, ब्लड प्लेटलेट्स, इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख से 3 लाख होनी चाहिए। इसकी संख्या अगर कम होती है, तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएँगी, आपके इम्यून सिस्टम बहुत खराब हो जाएँगे। ये मैमल्स में पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है ना? बिना मैमल से मतलब जो अंडे देते हैं, जिसके एक तरह से कह लीजिए कि जिनके मैमल्स का मतलब बेटा ये समझ लेना है, जो अंडे देने वाले होते हैं ना, जैसे कि हम नहीं, मतलब कि मेरी वाइफ़, मतलब कि इस तरह से जो फीमेल होती है, अंडे देती है ना मैन में, और इस प्रकार की जो बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब क्या देते हैं? बच्चे देते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं। सॉरी, अंडे देने वाले नहीं बेटा,
जो बच्चे देते हैं वो मैमल्स कहलाते हैं। इनका जो जीवन काल होता है 3 से 5 दिन होता है, याद रखेंगे बेटा। ये रक्त को गाढ़ा बना देते हैं बेटा। डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स कम हो जाता है, डॉक्टर सलाह देता है भाई कीवी खाओ, बकरी का दूध पियो, है ना? बहुत सारी चीज़ें बकरी की तरह जो पत्तियाँ होती हैं मेथी की, साग वगैरह की, वो सब खाओ, हरी सब्जियाँ खाओ जिससे कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेंगे, है ना? रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह जो होते हैं प्रॉब्लम्स आने लगते हैं बेटा। इसको बेटा केमिकल नाम इसका होता है प्रोथ्रोम्बिन, याद रखेंगे बेटा। हमने क्या बनाया? इसका थ्रोम्बिन, इसका बेटा हमने बताया ल्यूकोसाइट और इसका बताया बेटा प्रोथ्रोम्बिन। इस तीनों चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है ना? प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ल्यूकोसाइट। चलिए आगे चलते हैं। बेटा लाल रुधिर कणिका का बता दो अब जीवन काल, कौन नहीं बता सकता भाई? बता दो। 120 दिन होता है बेटा, फटाफट बता लेगा कि नहीं? आप बताओ अब। मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन पदार्थ होते हैं भाई, बताओ। प्रोटीन पदार्थ कौन सा होगा मनुष्य के शरीर में भाई? ए प्लस बी वाला होगा, कौन सा होगा बताओ? 54 का राइट आंसर बता दो। 54 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा बेटा? सी ही होगा ना। ए प्लस बी होता है और प्रतिरक्षी ए स्मॉल ए प्लस बी होता है, इस चीज़ को दिमाग में रखना बेटा। प्रतिजन, प्रतिजन और प्रतिरक्षी दो चीज़ होते हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी, बस इसको याद रख लो। मैं कभी इस पे डिटेल में बात करूंगा जब मैं सुपर टेट का क्लास लेने लगूंगा साइंस का, तब, ठीक है ना? नेक्स्ट देखना, किस प्रकार का रुधिर रुधिर बैंक में रखा जाता है? ये बताओ, किस प्रकार का रुधिर यानी कि ब्लड जो है ब्लड बैंक में किस प्रकार के रखे जाते हैं बेटा? इसका राइट आंसर बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो बेटा। उपरोक्त सभी जीवाणु, जीवाणु से मुक्त, जीवाणु से मुक्त हो, विषाणु से भी मुक्त हो और प्रोटोजोआ से भी मुक्त हो बेटा। ऐसे ही ब्लड को मतलब ब्लड बैंक के रूप में घोषित किया जाता है जो कि विषाणुओं से मुक्त हो, है ना? ब्लड जैसे आपका ब्लड अगर मतलब स्वस्थ होता है, जैसे मैंने ब्लड दिया है 4-5 बार कॉलेज लाइफ में। जब मैं बीटेक करता था तो हर साल मेरे यहाँ एक तरह से बेटा उसमें एक तरह से कह लीजिए कि आयोजन होता था उसका। और वहाँ पे जो बीएचयू की बड़ी-बड़ी संस्थान हो गई प्लस इलाहाबाद की हो गई ना, तो लोग आते थे अपना ब्लड लेने के लिए हर साल। तो मैं हर साल देता था बिना घर पे बताए, मुझे सर्टिफ़िकेट भी मिलता था। तो मैंने अपने 2-3 फ्रेंडों को भी सर्टिफ़िकेट दिया है कि वो लोग अपना एक तरह से कभी प्रॉब्लम्स हुआ था उन लोग के घर तो मैंने द दे दिया उनको। इस प्रकार से विषाणु से मुक्त होना चाहिए, जीवाणु से भी मुक्त होने चाहिए आपके ब्लड और प्रोटोजोआ से भी मुक्त होने चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बेटा, है ना? विषाणु का मतलब वायरस हो गया, जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया हो गया बेटा, प्रोटोजोआ का मतलब आपको पता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है? हमने बताया था बेटा रुधिर का थक्का कौन बनाता है? बताओ, लाल रुधिर कणिका बनाएगा कि प्लेटलेट्स बनाएगा कि श्वेत रुधिर कणिका बनाएगा? आप खुद बता दो। इसमें से अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है बहुत अच्छे से डेराइव करके बेटा। तो भाई प्लेटलेट्स ही तो बनाएंगे, जो ब्लड सेल्स होंगे बेटा वही तो बनाएगा हमारा। यानी कि क्या होंगे, ब्लड सेल्स में तो तीनों आ जाते हैं। लेकिन अगर कहा जाए जो ब्लड क्लॉट करा सके हमारा ज़्यादा अच्छे रूप से, जिसे ब्लड प्लेटलेट्स के रूप में जाने जाते हैं बेटा, जिसका दिन होता है 3 से 5 दिन जीवन होता है उसका, और 2.5 लाख से 3 लाख हमारे शरीर में पाए जाते हैं बेटा, याद रखना है। इसको हम प्रोथ्रोम्बिन के रूप में भी जानते हैं बेटा, इस चीज़ को याद रखना। चलिए ल्यूकोसाइट और इस तरह से मैंने बताया ना अभी, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट और इसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, है ना? नेक्स्ट देखते हैं। प्लेटलेट्स इसका राइट आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने किया था बेटा? इस बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है, डार्विन, हेल्स, लेमार्क, ये दोनों तो आप ऐसे ही काट सकते हो पहले तो। ये उद विवाद में उद विकास में साथ दिए थे, मैंने बताया था आपको ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? लैंड स्टीनर ने बेटा, याद रखना है आपको, ठीक है ना? नेक्स्ट 58 देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है बेटा? आप खुद बता दोगे किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है बेटा, हीमोग्लोबिन। फाइब्रोनोजिन बेटा, देखिए फाइब्रिन और फाइब्रोनोजिन दोनों एक प्रकार के प्रोटीन है बेटा, जो कि हमारे ब्लड में क्लॉट कराते हैं बेटा, याद रखेंगे, ब्लड को क्लॉट कराते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन है बेटा, है ना? तो हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है, याद रखेंगे। फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन भी कह सकते हो आप, उसको परिवर्तित किया जाता है बेटा। यह फाइब्रिन जो होता है बेटा रेशेदार प्रोटीन ही होता है एक प्रकार से। जब आपके शरीर का कोई भाग अगर कट जाता है ना, तो जालनुमा आकृति वहाँ पे बन जाती है, जालनुमा आकृति बन जाती है। उस जाल में जितने भी कण होते हैं आगे फंस जाते हैं बेटा, सबके सब फंस जाएंगे उसमें, और वहाँ पर क्या करेंगे, जाम कर देंगे। तो ब्लड क्या होगा, बाहर जाएगा ही नहीं। तो सब पूछा जाता है कभी-कभी आपके हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन-सा धातु पाया जाता है? तो बात याद रखना, कैल्शियम, कैल्शियम धातु पाया जाता है। इसके कारण ही एक तरह से ब्लड के जितने भी एक तरह से ब्लड कण होते हैं बेटा ना, वो आकर फँस जाते हैं उस फाइब्रिनोजिन में। फाइब्रिनोजिन नाम का जाल बिछा दिया जाता है, तो उसमें आके फँस जाते हैं सब। जैसे छन्नी छन्नी देखे हो चाय, चाय पत्ती जब छानते हो, उसी प्रकार से ये भी होता है। तो फाइब्रिनोजिन का हमारे शरीर में क्या काम होता है? ब्लड क्लॉट कराना। ये चीज़ याद रखेंगे, जिसमें ब्लड सेल्स आके फँस जाते हैं जब बेटा, ये चीज़ें याद रखेंगे। थ्रोम्बिन मतलब कि कैल्शियम की बात होती है, ठीक है? जो थ्रोम्बिन होता है ना, वो थ्रोम्बिन सी मतलब कैल्शियम डबल पॉज़िटिव में परिवर्तित हो जाता है। ये चीज़ें याद रखेंगे बेटा, ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। कौन-सा मेटल हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है? तो बता देंगे बेटा, हमारे ब्लड में कौन-सा मेटल पाया जाता है? तो बताएँगे कैल्शियम। चलिए, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट बस पे आ जाते हैं बेटा, 62।
62 पे आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पर बेटा। रक्त को कितने वर्गों में बाँटा गया है बताइए? रक्त को कितने वर्गों में बाँटा गया है बेटा? ए और बी और ए, बी यही तो और ओ। बेटा ए, बी और ए हो गया, बी हो गया और ए बी हो गया और ओ हो गया बेटा 4 यानी कि 4 आपके हो गए ना। अब ये सब के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैं एक बार बहुत अच्छे से सबको डिस्कस करूँगा। ओ रक्त वर्ग बेटा, ओ जो होता है ना, जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है जिसका बेटा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है? आप खुद बताइए। देखिए ब्लड ग्रुप ए में बेटा एंटीजन अगर ए पाया जाता है तो एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। ये चीज़ें मैं अभी बना देता हूँ, इसका चित्र आप सभी लोग देख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा ब्लड ग्रुप लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एंटीजन और यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी लिख देता हूँ, एंटीबॉडी स्मॉल बी। ठीक है। अब देखिए अगर ब्लड ग्रुप आपका ए है तो आपके ब्लड में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? बेटा ए ही पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। याद रखना, उसे स्मॉल बी से दिखाते हैं। जो स्मॉल बी है बेटा ना, अगर आपके ब्लड में बी, ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए ना तो थक्का जम जाएगा, आदमी ज्यों का त्यों मर जाएगा बेचारा। तो याद रखेंगे ए वाले को कभी ब्लड ग्रुप बी नहीं देते हैं, क्योंकि ए का एंटीबॉडी क्या है? बी है और एंटीजन क्या है? ए है। याद रखेंगे बी ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन होता है बेटा ना, वह इस मतलब कैपिटल बी होता है, बी ही होता है। और जो एंटीबॉडी होता है वो स्मॉल ए होता है। अगर ब्लड ग्रुप बी वाले को ना, अगर ब्लड ग्रुप ए चढ़ा दिया जाए बेटा ना, उसका भी ज्यों का त्यों देहांत हो जाएगा, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। अब ब्लड ग्रुप ओ पे आते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें बेटा ना, यह एक तरह से इसको किस नाम से जानते हैं? ब्लड ग्रुप ओ को बेटा जीरो समूह के नाम से जाने गए, है ना? जीरो समूह, इसको जीरो ही कहते हैं। जीरो समूह जब आरएच फैक्टर हुआ था, अभी मैं बताऊंगा आरएच फैक्टर के बारे में अगर आगे आएगा तो, नहीं तो फिर कभी डिस्कस जरूर करूंगा इसके बारे में, बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा बेटा, है ना? मैंने उसे पढ़ा रखा है छोटे छोटे वीडियो में बना के, सेपरेट आप खोजेंगे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा ब्लड का, मतलब कि बायोलॉजी का पूरा बेटा प्लेलिस्ट, है ना? तो देखिए अगर ब्लड ग्रुप जिसका ओ है, ब्लड ग्रुप उसी का ओ था बेटा जिसके अंदर ए और बी एब्सेंट थे। ए और बी एब्सेंट का मतलब ना ही ए एंटीजन था ना ही बी एंटीजन था। तो ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन कुछ नहीं पाया जाता बेटा। इस वजह से यह सारे के सारे लोगों को क्या करता है? अपना का पूरा ब्लड दे देता है। इसे क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं बेटा। इसे डोनर कहा जाता है। ठीक है, ये सबको ब्लड ग्रुप दे देता है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, सबको ब्लड ग्रुप दे देता है। यानी कि इसके अंदर, लेकिन लेगा किसी से नहीं बेटा। इस वजह से एंटीबॉडी दोनों होता है, एंटीजन कुछ नहीं होता, इस वजह से सबको ये दे देता है। और ए भी एक होता है ब्लड ग्रुप बेटा, ए बी होता है। तो ए बी का काम ससुरे का होता है, ये बहुत चालाक होता है ससुरा। इसके अंदर एंटीजन होता है ए और बी, तो ये तो बेटा सबसे ले लेता है, लेकिन देता है किसी को नहीं, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी होता ही नहीं, इसमें सबसे ले लेता है, लेकिन देता किसी को नहीं है। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना बेटा ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ओ कैसा है? सर्वदाता है, सर्वग्राही नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट, रक्त की संरचना के मुख्य अवयव हैं। रक्त की संरचना के मुख्य अवयव भाई रक्त कणिकाएँ भी हैं। रक्त कणिकाएँ आपको पता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब क्या हैं? रक्त कणिकाएँ हैं। और रुधिर प्लाज्मा भी है, क्योंकि हमने आपको बताया था जो आपका ब्लड है ना, वो 2 पार्ट में है बेटा। एक तो ब्लड प्लाज्मा है, एक तो ब्लड कार्पसल्स है। जो ब्लड प्लाज्मा है बेटा, उसमें वाटर, प्रोटीन, हैवी मटेरियल्स ये सब पाए जाते हैं। ठीक है ना। और लेकिन जो ब्लड कार्पसल्स होते हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। हमारे शरीर में अगर देखा जाए ब्लड प्लाज्मा में सबसे अधिक कौन सा कितना होता है हमारे शरीर में? तो सबसे अधिक ब्लड प्लाज्मा होता है, 55% होता है। और आगे आगे 45% ब्लड कार्पसल्स होते हैं। उस 55% में भी बेटा 90% पानी होते हैं और प्रोटीन कितने होते हैं? 7 से 8%। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है ना। और 2% अदर होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, NaCl नमक हो गया बेटा, 0.9% होता है। और 1% में आपका ग्लूकोज होता है, ये सब होते हैं। ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखेंगे जी। ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। रक्त के कार्य हैं भाई, रक्त के कार्य क्या है बताइए? रक्त का कार्य क्या है बेटा? तापक्रम का नियमन करना, हार्मोन्स का संवहन कराना और पोषक पदार्थों का संवहन कराना। मतलब इसका राइट आंसर बेटा उपरोक्त सभी हो जाएगा। 62 का जो राइट आंसर होगा सब का सब, यानी कि सही होगा डी। ठीक है, याद रखना पोषक पदार्थ जो आप लेते हो ना बेटा, जैसे कि आपने खाया पालक, तो पालक में आयरन है। तो आयरन अगर आपने मुख से खाया है बेटा, मुख से ही तो खाया जाएगा, और किससे खाओगे? तो मुख से आपने खाया तो क्या उसकी दुश्मनी इतनी है कि वो कहेगा कि मैं दाहिने वाले हाथ में जाऊँगा, कल ये मेरे मुँह पे मारा था, हम बाएँ वाले पे नहीं जाएँगे। ऐसा लड़ाई थोड़े करेगा वो। करेगा, अगर करेगा तो भाई करवा लेना लड़ाई, तो दाएँ हाथ में जाएगा, बाएँ वाला बेचारा रोएगा। तो कभी-कभी सेव खा लोगे तो बाएँ वाले में जाएगा, दाएँ वाला रोएगा, ऐसा नहीं होता है। इस वजह से पोषक पदार्थ हमारे जो भी हम खाएँ ना, उसका पूरा शरीर में ब्लड के माध्यम से सर्कुलेशन होता है बेटा, याद रखना। और हार्मोन्स का संवहन कराता है बेटा। हार्मोन्स जैसे कि आपके अंदर मैं बताऊँगा, कभी डिस्कस करूँगा इसको, बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ। और तापक्रम का नियमन बेटा, ब्लड जैसे कान अगर लोग देखते हैं आज भी, जो आपका कान है ना, उससे आपके पूरे शरीर का टेम्परेचर का पता लगाया जा सकता है, कान को टच करके।
और आपके अंदर क्या क्या फीलिंग्स इस समय चल रही है, वो कान को टच करके लोग बता देते थे, जो बुजुर्ग लोग होते थे, ऐसा कहा जाता है। मैंने ना किया, लेकिन एक तरीके से बायोलॉजिकल लैंग्वेज है बेटा, है ना? तो याद रखेंगे, तापक्रम का नियमन भी हमारे रक्त में होता है। तो मैंने ये उपरोक्त सभी 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत में एनीमिया के कारण है बेटा, भारत में एनीमिया के कारण क्या है? गरीबी है, सबसे बड़ी बात है। बेटा एनीमिया का मतलब कि ब्लड की कमी, ब्लड की कमी जिसको हो गया, मान लो कोई गरीब है, तो बेचारा ब्लड बैंक नहीं पहुँच पाया, उसके पास इतने पैसे नहीं, वो ब्लड खरीद पाए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बच्चा, जितने भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे बच्चे जुड़े हैं, बनारस इलाहाबाद से रिलेटेड अगर बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरे पहुँच में हैं, बनारस इलाहाबाद और आजमगढ़ के बच्चे, अगर मेरे से जुड़े हैं, तो आपको कभी भी ब्लड की कमी हो, जितने बच्चे हैं सबको, अगर उस समय प्रेजेंट टाइम में, जैसे मेरे एनजीओ भी चलते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड हैं, उनके एनजीओ चलते हैं, तो मैंने कोरोना काल में बहुतों को ब्लड दिलवाया। मैंने खुद दौड़ दौड़ के ब्लड दिया था भाई, बहुतों को, अपने 4-5 दोस्तों को भी दिया था, मम्मी लोग को बिना बताए। मेरा खुद शरीर पूरा डाउन हो गया था, लेकिन फिर भी मैं बाहर था, तो किसी को पता नहीं चलता था कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, तो मैं देता रहता था। अपनी शरीर को बिना टेंशन किए हुए, अपने आप को बहुत खाता-पीता था, मतलब तंदुरुस्त रहता था, है ना? तो ये चीज़ें हैं, तो आप खुद देख लो कि आपके जो गरीब लोग हैं, अगर उनको इस तरह से सहायता ना दी जाए, तो वो ब्लड कभी खरीद पाएँगे? आप खुद देखे थे कोरोना काल में बेड की कमी हो गई थी, सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से यह भी एक तरह से कारण है बेटा एनीमिया का हमारे भारत में। अज्ञानता का बेटा, सबसे बड़ी चीज़ है अज्ञानता। अज्ञानता हो, जैसे कि आपको ब्लड की कमी होने लगी, तो आपको ये पता नहीं है कि उसमें क्या-क्या खाया जाता है। ब्लड की कमी के असर क्या-क्या होते हैं। चक्कर आने लगता है, पैर और सर, हाथ दर्द करने लगते हैं, सब होने लगते हैं। मतलब येलो-येलो टाइप में जो बिलिरुबिन होता है हमारे लीवर से निकलते हैं ना, तो पता चलता है लीवर खराब हो गया, लीवर डैमेज हो गया, तो उसे कहते हैं जॉन्डिस, पीलिया जिसे कहते हो आप सभी। तो पूरे शरीर को इफ़ेक्ट करता है वो चीज़ें। तो ये चीज़ें अज्ञानता, मतलब कि हमें रोगों के बारे में, जो रोगों से के लक्षण हैं उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, भी अज्ञानता भी कारण है बेटा। और गंदा रहन-सहन, तो सबसे बड़ी चीज़ है गंदगी बेटा। गंदगी में अगर रहोगे तो बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। इस प्रकार से ये भी, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा 63 का। नेक्स्ट, आरबीसी का जीवन काल अवधि मैंने बताया बेटा कितना? 1 मिनट अवधि कम हो जाती है। हाँ, ये थोड़ा-सा अच्छा प्रश्न है भाई, देखिए। थैलेसीमिया इसका राइट आंसर होगा क्या? बताइए ज़रा। 64 का थैलेसीमिया ही होगा बेटा। एनीमिया से कुछ लेना-देना ही नहीं है। एनीमिया से कुछ लेना-देना ही नहीं है। हीमोफीलिया से भी कुछ लेना-देना नहीं है बेटा। इसका राइट आंसर थैलेसीमिया होगा। जीवन की अवधि कम हो जाती है, मतलब कि इसमें जाके वो अपना आरबीसी खत्म कर लेता है अपने आप को बेटा, है ना? प्लीहा जिसे कहते हैं हम लोग। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। कब होती है बेटा धीमी हो जाती है? रक्त का थक्का बनना कब धीमी हो जाती है? हीमोफिलिटिया में, या फिर थैलेसीमिया में, या फिर एनीमिया में, श्वेत श्वेत कण कोशिका की हीनता में? बताओ, कब आपके अंदर आरबीसी का बनना बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है? तो आप बता दो बेटा, हीमोफिलिटिया, है ना? यह इसका राइट आंसर होगा। हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया के कंडीशन में बेटा, यह सही होगा इसका राइट आंसर। अगला चलते हैं। डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है श्वेत कण कोशिका हीनता में बेटा। थैलेसीमिया में 66 का जो राइट आंसर होगा मेरे लाल, वो हो जाएगा सी, सही है ना? यानी कि श्वेत, देखो पता चल रहा है डब्ल्यूबीसी का हिंदी नाम क्या है? श्वेत रक्त कणिका। तो श्वेत कण कोशिका हीनता में, ठीक है? डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म हमने बताया। और इसका जीवन काल कितना हो गया बेटा? जीवन काल इसका 4 से 6 दिन, यही तो होता था, 2 से 3 दिन। बताओ भाई, हमने बताया ना, 2 से 4 दिन, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर नया है तो 10 से 12 दिन बेटा। इसकी संख्या 8000 से 10,000 होती है डब्ल्यूबीसी की। हमने बताया ना भाई ये सारी चीज़ें। देखो जो मोनोसाइट्स एक होता है, डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक मोनोसाइट्स होता है, एक लिम्फोसाइट्स होता है। मोनोसाइट्स जो होता है ना, ये सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है बेटा। यह शरीर में रोगाणुओं का भच्चर कर लेता है, खा जाता है उसको, ठीक है? और लिम्फोसाइट जो होता है ना, इसके द्वारा रोगों से लड़ने की एक तरह से इम्यूनिटी, एंटीबॉडी उससे निकलता है, एक तरह से बनता है, कह लीजिए लिम्फोसाइट से। यह क्या करता है? ढिसुम-ढिसुम करता है बेटा, लड़ाई करता है, मतलब समझ गए रोगों से। बेटा इसी तरह से समझना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा बेटा। लिम्फोसाइट 2 होते हैं देखो, एक टी लिम्फोसाइट होता है, एक बी लिम्फोसाइट होता है बेटा। इसका निर्माण जो टी लिम्फोसाइट है ना, थाइमस में होता है, हमारे चेस्ट के बीच में होता है। चेस्ट का बीच जो कैविटी होती है ना, जिसे चेस्ट, दोनों चेस्ट के बीच में बेटा, चेंबर के बीच में, हमारे छाती में एक तरह से बेटा चेंबर होते हैं। मतलब कि कितने चेंबर होते हैं हमारी छाती में बेटा? 4 चेंबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। चेंबर के बीच में बेटा एक स्टर्नम होता है। आप हड्डी जब बोन्स कभी पढ़ोगे ना, तो इस प्रकार के जब हमारे चेस्ट होते हैं, मैं आपको डिराइव कर देता, मतलब बता देता हूँ थोड़ा सा। इस प्रकार के चेस्ट होते हैं बेटा ना, ऐसे। तो यहाँ पर एक हड्डी होती है बेटा, इधर 12 हड्डी, इधर 12 हड्डी चेस्ट में होते हैं भाई। आप देखोगे तो सीरीज में होते हैं। कुछ फ्लोट हड्डियाँ भी होती हैं, लेकिन बीच में जो होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम कहते हैं उसे ही। स्टर्नम जो होता है ना, वही, उसी को थाइमस कह लो।
है ना? थाइमस बेटा, जो कि एक तरह से कह लो कि इसका निर्माण थाइमस में होता है। चेस्ट के एक तरह से बेटा जो स्टर्नम होता है उसके बीच में होता है बिल्कुल। फीमेल में ज़्यादा यह नज़र आ जाएगा बेटा, लेकिन जो मैन होते हैं यानी कि आदमी होते हैं उसमें थोड़े से कम पता चलेगा बाहर से देखने पे। जिसके कारण बेटा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है, याद रखेंगे। और ये दोनों में होता है, ऐसी बात नहीं किसी एक में होता है। लेकिन लगने की बात कहें। और बी लिम्फोसाइट एक होता है बेटा। लिम्फोसाइट में दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट। इसकी खोज बेटा एक तरह से कह लीजिए कि फैब्रिकस ने की थी। फैब्रिकस, है ना? इसका एक तरह से चिकन के बुर्जा में एक तरह से कह लीजिए बुर्सा कहते हैं उसे, BURSA कहते हैं बेटा, उसमें पाया जाता है। ठीक है ना? ये चीज़ें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। लीवर, लीवर सिरोसिस रोग के कारण है बेटा। लीवर सिरोसिस किसे कहते हैं? आप बता दीजिए, फटाफट खत्म करते हैं। बेटा मतलब हीमोफीलिया हो जाएगा। एड्स का पूरा नाम बेटा एडोसिन, एडोसिन क्या कहते हैं बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनो होता है, सॉरी। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है बेटा, सिम्पटम नहीं होता। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बेटा सी हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। बेटा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बेटा सबको पता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वप्रथम एड्स वायरस, बेटा सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया था? तो बता देंगे बेटा 1981 में देखा गया था सर्वप्रथम एड्स वायरस। ठीक है, याद रखेंगे। एचआईवी के प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम बताइए बेटा। हमने बताया था टी लिम्फोसाइट के होते हैं। तो एचआईवी से जो प्रभावित होते हैं बेटा उस कोशिका का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। सच बताऊं तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखो प्रेजेंट टाइम में आपको आना चाहिए भाई, ये चीज़ नहीं आ रहा है तो आप इसके दोषी हो। बेटा टी लिम्फोसाइट तो होता ही होता है। उसमें देखिए T1 दे दिया, कितना खतरनाक प्रश्न दिया। T1 है कि T2 है कि T3, ये बताओ, आप खुद बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैं छोड़ दूं आपके लिए? चलो बता देता हूँ बेटा, T4 होगा। याद रखना, एचआईवी में T4 लिम्फोसाइट, मतलब देख लो लिम्फोसाइट के अंदर भी, टी लिम्फोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट के भी अंदर ये चीज़ें फोड़ दिया है, देख लो। एड्स की उपचार की औषधि क्या है भाई? एड्स किससे होगा भाई? मतलब एड्स किसका उपचार, उपचार के लिए क्या किया जाता है भाई? कोबाल्ट थेरेपी होता है, आपको पता है ना, थेरेपी किया जाता है। इसमें बाल वगैरह झड़ जाते हैं हर जगह के, है ना? आपको पता होगा एक्ट्रेस वगैरह भी इस तरह कराते हैं आपके जो आपके इनका नाम है ना, जो इसे हम कहते हैं भाई क्या कहते हैं यार, देखो युवराज सिंह को भी हुआ था, फर्स्ट स्टेज था तो उनके भी यह हीमोथेरेपी हुआ था, जिसमें कि एक तरह से बेटा उनके भी बाल वगैरह हर जगह के झड़ने लगे थे ना। तो फर्स्ट स्टेज में रहता है तो पता चल जाता है। इसका राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? लेकिन जाइडोविडाइन, याद रखना। उपचार औषधि का नाम क्या है? जाइडोबुडाइन। ठीक है। थेरेपी दूसरी चीज़ है, एकोबाल्ट थेरेपी दिया है लेकिन वह हीमोथेरेपी होता है। नेक्स्ट बताइए बेटा, जांच के लिए एड्स की सिरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण है? बेटा बताना चाहता हूँ। देखिए थोड़ा सा हिंदी वर्जन नाम में दे दिया, हिंदी दिया है ना, ये में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। एलिसा किट, आपको पता होगा एलिसा टेस्ट, आपने सुना होगा। यह जनरल क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा अंदर जाके नहीं बेटा, ये सब जनरल क्वेश्चन, ये सब आना चाहिए आपको। लूसेंट वगैरह में देखोगे तो बिल्कुल ये मिलेगा आपको। एलिसा टेस्ट की किस लिए होता है? एलिसा किट आता है बेटा, आपने सुना होगा कोरोना काल में कोरोना किट पहन लो। मतलब कोरोना किट का मतलब क्या? मुंह ढक लो, बन जाओ मुंह नोचोगा बेटा। मुंह ढक लो, ऊपर से ढक लो बेटा, पैर वगैरह सब ढक लो। फिर डॉक्टर लोग कैसे करते थे? इस प्रकार ढक कर जाते थे ना, जैसे सब्जी वाले हो गए, जैसे कि देखते हैं ना, एक तरह से किट पहन के जाते थे। मतलब एक तरह से पूरा का पूरा कोरोना किट आ गया था। सब कुछ ऊपर से नीचे पहन लो, बिल्कुल साँस, हवा भी आगर बाहर बाहर ना जाए। समझ रहे हो? वो दिन भर पहने रहते थे डॉक्टर, फिर उसके बाद जब निकलते थे तो लगता था पानी में से, जैसे आप कभी दिन भर पानी में कार्य करो, अपना काम करो तो हाथ वगैरह फूल जाते हैं, उस प्रकार से उनके चेहरे वगैरह सूज जाते थे बेटा, है ना? समझ रहे हो ना? बिल्कुल पसीना-पसीना से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एलिसा किट एड्स के डिजीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं बेटा। एड्स से बचने की सावधानियाँ क्या हैं भाई? देखो, एड्स से बचने की सावधानियाँ उपरोक्त सभी होनी चाहिए इसमें। शिक्षा द्वारा सुरक्षित स्त्री सहवास, मतलब कि जो संभोग किया जाता है स्त्रियों का, तो मतलब कि जब भी हम संबंध बनाएँ तो एक तरह से कह लीजिए कि बहुत सुरक्षित संबंध हो, है ना? समझ रहे हो ना? कॉन्डम की व्यवस्था का सही उपयोग किया जाए। कॉन्डम क्या होता है बेटा? आप सभी को पता है। नेक्स्ट देखिए, सुरक्षित रक्त संचरण, है ना? जैसे कि आप कभी मान लो कि जैसे बालक हो गए, जैसे लड़के हो गए, तो कभी बाल बनवाने जाते हैं तो ब्लड वगैरह थोड़ा-सा ऐसा देख के लगवाएँ, चेंज करके लगवाएँ। और प्लस बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, उसमें आप सभी को पता होगा वैसे, ये भी क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखिए, 1984 में किस वैज्ञानिक ने एचआईवी का आविष्कार किया? बताइए भाई, एचआईवी का आविष्कार किसने किया था? एचआईवी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? बता सकते हो? वेंडा करके भाई, कौन बता सकता है एचआईवी का फुल फॉर्म? चलो देखते हैं कौन बता सकता है। कौन है बहादुर? एचआईवी का फुल फॉर्म बता सकता है? बता देना। लास्ट तक हम आपका वेट करेंगे, नहीं बताओगे तो फिर मैं बताऊँगा, ठीक है? देखिए, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा? ये सब आप बताओगे। 75 का जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ। क्या हो जाएगा बेटा इसका राइट आंसर? रॉबर्ट सी गैलो। रॉबर्ट सी गैलो, याद रखना बेटा, ये 1984 में यह खोज किए थे बेटा। नेक्स्ट देखना, किस
सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। बेटा आ गया, फिर से आप देख लो। आपको पता है प्राथमिक सेल होता है और एक बेटा द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल जो होते हैं बेटा उसे हम क्या करते हैं, दूसरी बार आवेशित नहीं कर सकते हैं प्राथमिक सेल को। जो द्वितीयक सेल होता है बेटा उसे आवेशित कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कोबाल्ट का सेल हो गया, लिथियम सेल हो गया बेटा, लिथियम आयन सेल हो गया, बैटरी हो गई, जो हमारे मोबाइल में लगा होता है, जो हमारे चार्जर बनाए जाते हैं, मोबाइल वाले चार्जर, जो टेबल लैंप होते हैं बेटा जो चार्जेबल, उन सब में, या फिर कलिजे के लिथियम सेल होते हैं, या फिर कोबाल्ट सेल होते हैं, ये सब होते हैं बेटा। ले, लेकिन बेटा सीसा संचायक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो याद रखना, पुनः सॉरी बेटा, शुष्क सेल में ऐसा कुछ नहीं होता, बोल्टी सेल में ऐसा नहीं होता, डेनियल सेल में भी नहीं बेटा, सीसा संचायक सेल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, चार्जेबल होते हैं बेटा। प्राथमिक उपचारक में कौन कौन से गुण होने चाहिए बेटा, प्राथमिक उपचारक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? क्रिया में तत्पर तथा निपुण होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए भाई। कुशल एवं सहनशील होने चाहिए, बिल्कुल भाई, प्राथमिक उपचारक के लिए भी जरूरी है। मधुर स्वभाव वाले भी होने चाहिए भाई, साधन होने चाहिए। जैसे कि आप समझ लो, इसका राइट आंसर डी भाई, क्वेश्चन का आंसर तो दिख ही गया, आप सभी को बता देंगे। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपाद किया गया भाई किसके द्वारा? प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपाद किसके द्वारा किया गया भैया, बता देंगे, डार्विन द्वारा किया गया था, ठीक है ना। याद रखिए भाई, लैमार्क और डार्विनवाद, जगदीश चंद्र बसु, गिरगर जॉन मेंडल, बेटा इन्हें जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है बेटा। जगदीश जगदीश चंद्र बसु ने सबसे पहले पी के पौधों में प्रयोग किया था भाई, बताया था कि ये पी पौधों में भी जीव होता है, इस प्रकार से। याद रखें, डार्विनवाद ने भाई लैमार्कवाद पे एक तरह से वाद विवाद हुआ था। लैमार्क ने कहा था जो चीज़ें हम अगर अगर हमारे मतलब कि अभी मैं अगर नाक कान छिदवा लूँ, इस प्रकार से उन्होंने कहा था। बाद में उन्होंने अपना चीज़ें बदल दिया था डार्विन के विवाद के अनुसार। उन्होंने कह दिया था फिर बाद में, जेनेटिक्स में अगर मेरे प्रॉब्लम हो गया, जैसे आज हम अपनी उँगलियों का यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, केवल पैर की उँगलियों का यूज करते हैं, तो हमारा हाथ की उँगलियाँ वो खत्म हो जाएंगी। ये किसके कहे नाम द्वारा था, किसके द्वारा था बेटा, कहे ये ऐसे कहे गए शब्द थे, लैमार्क द्वारा कहा गया था। तो लेकिन लैमार्क ने फिर उसे बदला, जब विरोध किए डार्विन ने कहा अगर ऐसा होता तो जो औरतें नाक कान छिदवाती हैं तो उनके बच्चे नाक कान क्यों छिदे हुए नहीं पैदा होते हैं। तब लैमार्क ने फिर अपनी बातों को बदला। उन्होंने कहा कि जब ऐसा होगा कि हमारे हाथ अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो उस हाथ न यूज करने से हमारे जेनेटिक्स में प्रॉब्लम्स हो जाए, जेनेटिक्स में कुछ चेंजेज हो जाए। जैसा कि आपको पता है एक्स वाई गुणसूत्र किसके होते हैं, मेल के होते हैं, एक्स एक्स किसके होते हैं, फीमेल के होते हैं। तो वाई मेल वाला और फीमेल वाला एक्स में अगर कुछ चेंजेज आते हैं, यानी कि 22-22 समान हो गए, 23 जोड़ा होता है, तो 22-22 समान हो गए, और एक जो जोड़ा बच गया बेटा, अगर उसमें कुछ चेंजेज आए, कुछ डिस्टर्ब हुआ, तो भी अगली तब जाके अगली पीढ़ी में वो चेंजेज हमको नजर आएंगे। बाद में ये चीज़ें बोले गए थे, ठीक है ना। यही था लैमार्कवाद और डार्विन और बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस लास्ट पेज है शायद यह, इसके बाद हम चलेंगे अति लघु उत्तरी की तरफ बेटा ना। निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है बेटा, चांद सांद्रण विधि नहीं है। ए भाई तो दिख रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, निस्तापन विधि एक सांद्रण विधि नहीं है। देखो, चुंबकीय पृथक्करण विधि है सांद्रण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि बेटा यह भी है, और फेन प्लावन विधि भी है, जिसमें हम लोग एक तरह से कल एक बेटा जो चीज़ें होती हैं ना, जो खराब चीज़ें होती हैं उसको दूर करना चाहते हैं, तो हो जाता है। राइट आंसर बेटा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कांच की छड़ की रेशम से रगड़ने पर छड़ पर आवेश आ जाता है। भाई हमने बताया था आपको, दोनों दोनों आवेश आ जाता है, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, दोनों आवेश आ जाएगा नहीं भाई, धनावेश होते हैं बेटा। अगर आपको कांच के छड़ को रगड़ना है ना, तो वो धनावेश हो जाता है, ऋणावेश ही तो पहले से होता है बेटा, वो धनावेश हो जाता है, याद रखना, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है भाई, बताओ। घनत्व बढ़ता है, धात्विकता बढ़ती है बेटा, या आयनिक त्रिज्या बढ़ती है बेटा, आयनिक त्रिज्या इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 81 का राइट आंसर हो जाने वाला है बेटा, धात्विकता बढ़ती है ना, आयनिक त्रिज्या तो घटती है, और सुचालकता भी घट जाती है बेटा, है ना। सुचालकता बढ़ती है बेटा, सुचालकता बढ़ती है, यहाँ पे घटती लिखा है तो ये तो गलत हो जाएगा। आयनिक त्रिज्या घटती नहीं बेटा, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, याद रखेंगे ना। धात्विक गुण बढ़ जाता है बेटा, याद रखेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है ना कि घटता है, तो यह सही है। और घनत्वता भी बढ़ जाती है बेटा, घटता नहीं। देखिए आयनिक त्रिज्या, यहाँ से आप 4 क्वेश्चन याद करेंगे ऊपर से नीचे, हमारे पीरियोडिक टेबल में कभी भविष्य में मौका मिला अगर सुपर टेट के लिए बेटा, जरूर हम पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो आवर्त सारणी में अगर ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं ना बेटा, ऊपर से नीचे आते हैं, 18 समूह होते हैं, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण भी बढ़ते हैं, याद रखना है। सुचालकता बढ़ जाती है बेटा, और आयनिक त्रिज्या भी बढ़ती है बेटा, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, और उनके बीच जो होता है ना बेटा, उनके बीच जो होता है ना, आकर्षण बल भी बढ़ जाता है, सॉरी घट जाता है, आकर्षण बल घट जाता है बेटा, क्योंकि कक्षक की संख्या बढ़ने लगती है, और घनत्व भी बढ़ जाता है, याद रखना। यहाँ पे घट जाता लिखा है, इस वजह से ये गलत, घट जाता लिखा है इस वजह से ये भी गलत, सुचालकता घट जाती है इस वजह से ये भी गलत, धात्विकता बढ़ जाती है, यह सही है। चलिए नेक्स्ट है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम बता दीजिए भाई।
भाई रुधिर का थक्का बनाने वाला रुधिर कणिका का नाम क्या होगा? प्लेटलेट्स होगा, लाल रुधिर कणिका होगा, क्या होगा? अभी मैंने डिस्कस किया था भाई लाल मतलब सॉरी प्लेटलेट्स ही होंगे ना, ब्लड कार्पसल्स नहीं बेटा, ब्लड कार्पसल्स में ही ब्लड प्लेटलेट्स आता है, याद रखेंगे ब्लड कार्पसल्स में ही ब्लड सेल्स आते हैं और ब्लड प्लाज्मा में बेटा वाटर प्रोटीन और हैवी मटेरियल्स आते हैं। तो राइट आंसर इसका बी। एलिसा टेस्ट भाई एड्स के लिए हुआ था, हमने बताया था आपको, इसका राइट आंसर सी होगा। गैलेना किस धातु का है इसका भाई? गैलेना बेटा लेड का है इसका, है ना, पीबीएस जिसका नाम है, पीबीएस कहते हैं बेटा, पीबीएस कहते हैं, याद रखना पीबीएस कहते हैं बेटा। कॉपर किस में पाया जाता है भाई? ब्रास में, ब्रॉन्ज में, ठीक है, सब में। बेटा सिल्वर, सिल्वर क्या बोलते हैं उसको, जर्मन सिल्वर, उसमें भी कॉपर पाया जाता है ना, ये चीज़ याद रखेंगे। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एस क्या है बेटा? बॉक्साइट, याद रखेंगे ना। और जिंक का बेटा, जिंक का ZnSO4 याद कर लेना, जिंक सल्फाइड, और बहुत सारे हैं। नेक्स्ट देखना वातावरण, जिंक बेटा आपके एक तरह से कह लीजिए कि जो इसमें ब्रास में भी पाया जाता है, ठीक है ना, जो पीतल होता है उसमें भी। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों में क्या बनता है बेटा? पारिस्थितिकी तंत्र बनता है बेटा। वातावरण और जीवधारियां जहां पर हों वहां पे क्या बनेगा? जियोम, समुदाय, ये सब नहीं बनता बेटा। क्या बनेगा? पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा। राइट आंसर क्या हो जाने वाला है 85 का? बी हो जाने वाला है। 85 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये सब आपको यूपीटेट में काम देंगे निश्चित रूप से, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना। साइंस फोर्थ सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का ईवीएस सामाजिक अध्ययन बेटा बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो आपको सुपर टिट में तो ऐसे ही आपकी झंझट खत्म हो जाने वाली है, मान के चलो, पक्का श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट देखना, 86 शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है बेटा? बताओ। आप सभी लोग अपने भाइयों से बोलिए, और बहुत जल्द मैं सुपर टेट का स्टार्ट करूंगा। जैसे आपका डीएलएड का एग्जाम हो जाएगा, मैं सुपर टेट का क्लास सारा लगा दूंगा। अभी एक आता है सिर्फ, मात्र सुबह आता है एक, केवल एक ही क्लास आता है सामाजिक अध्ययन का। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है बेटा? बताओ ये तो, कौन होता है शुष्क सेल में जो एनोड का कार्य करती है? राइट आंसर इसका क्या हो जाने वाला है 86 का? बता देंगे बेटा आपका ए, कार्बन बेटा। कार्बन ही होता है बीच में जो होता है, आप देखते हैं ब्लैक ब्लैक होता है ना। बैटरी अगर खोलेंगे निप्पो का, ओप्पो का, तो उसमें देखेंगे बेटा ब्लैक ब्लैक बीच में होता है, और बेटा उसके ऊपर जो एक टोपी लगी होती है, देखते हो बहुत चमकता रहता है ना, वो किसकी रहती है? कौन बता देगा बेटा? वो स्टील की लगी होती है, आपसे पूछा जाता है। बेटा उसके नीचे जो निप्पो की बड़ी बैटरी आती है, जो टॉर्च वगैरह में लगाई जाती थी, जो सेल वाला टॉर्च होता था बड़ा सा, किसी के फेस पे बांट दो रात में चलते वक्त, गाँव वगैरह में रात में चलते जाओ, खाना पीना खा के टहलने जाओ ना, या फिर समझ रहे हो क्या करने, शौच वगैरह करने जाओ, तो रास्ते में दिख गया दोस्त, उसके मुंह पे चला दो, चूनी मार देगी उसे ना, इस प्रकार से। तो वो बेचारा मतलब एक डांटने लगता था, कैसे क्या कर रहे हो तुम, मुझे गिराओगे क्या, इस तरह की बातें। तो नीचे जो लगा होता है बेटा एल्युमिनियम की प्लेट होती है, और ऊपर क्या होता है, जो टोपी लगी होती है बेटा स्टील की लगी होती है, बीच में कार्बन की छड़ होती है। बेटा उसमें भरा क्या गया होता है, ये कोई बता सकता है क्या? देखते हैं कौन बता लेता है। नेक्स्ट, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम बताइए। भाई रुधिर का थक्का कितनी बार पूछेगा, पागल हो गया है। प्लेटलेट्स। निम्नलिखित में से डिस्ट धारा का प्रयोग करते हैं बेटा? डिस्ट धारा का प्रयोग किस में करते हैं बेटा? बताना जरा तो। भाई डिस्ट धारा का मतलब डायरेक्ट करंट में बेटा। टीवी में करते हैं क्या, कूलर में करते हैं क्या, टॉर्च में करते हैं क्या, पंखा में करते हैं क्या? डायरेक्ट करंट का हम यूज किस में करते हैं बेटा? भाई टॉर्च में करते हैं डायरेक्ट करंट का हम चार्ज करने के लिए बेटा, टॉर्च को याद रखना। पंखा में नहीं करते बेटा, ये एसी होता है, ये भी एसी होता है बेटा, ये भी एसी होता है, लेकिन टॉर्च में क्या करते हैं, डीसी का यूज करते हैं बेटा। वो कनेक्टर एक लगा देते हैं, जो जिसे कहते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर बैटरी में बेटा जब आपके करंट को स्टोर करता है ना, वह एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला जो मीडिएटर होता बेटा बेटा होता है ना, वो इन्वर्टर ही होता है। और उसका काम डीसी से एसी में भी कन्वर्ट करता है। जब जाके घर में लाइट देता है, जब लाइट कट जाती है, तो बैटरी में से बेटा जो स्टोर किया हुआ रहता है इलेक्ट्रिसिटी ना, वह क्या काम करता है, जो इन्वर्टर होता है बेटा उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। याद रखेंगे, जैसे कि वेल्डिंग वगैरह जहाँ पे होता है बेटा, वो डीसी करंट में यूज होता है। वेल्डिंग हम लोग तो बहुत किए हैं, वेल्डिंग प्रैक्टिकल वाले लैब में, जैसे हम लोग बीटेक था ना, तो बीटेक में फर्स्ट ईयर में हम लोग को प्रैक्टिकल मिला था, क्योंकि भाई मैकेनिकल ब्रांच से थे, तो यही सब सारी चीज़ें करना पड़ता था। मैकेनिकल वाली चीज़ें, तोड़ फोड़, है ना, बम बारूद फेंकना, ये सब सारी चीज़ें, मतलब समझ रहे हो ना। जो थ्रेड होते हैं, जो आप देखते हो, जो पेंचकस बनाए जाते हैं, पेंच पेंच जो पेंच आप कसते हो ना, उसको भी हम लोग बनाए थे, बहुत बार बनाए हैं प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल वाले लैब में। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा? टॉर्च। ठीक, 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ओह, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है बेटा। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी बेटा क्या हो सकता है? वायरस हो सकता है? नहीं, नहीं, ये बेटा अमीबा है। राइट आंसर बेटा ये बेटा यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक कोष की होता है बेटा, याद रखना है। 89 का जो राइट आंसर है बेटा क्या हो जाए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बेटा यूग्लिना होगा, सॉरी अमीबा नहीं बेटा, ये अमीबा एक कोष की तो होता है, ये सही है, लेकिन यूग्लिना इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है यूग्लिना जब आ जाता है पास में। बहुत खतरनाक है भाई यूग्लिना। चलो कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं बस। इसके बाद चुंबकीय पदार्थ हैं भाई, चुंबकीय पदार्थ कौन है भाई? देख कर ही बता दो। लोहा होता है, कोबाल्ट होता है, निकिल होता है,
ठीक है ना? ये चीज़ याद रखना है। तांबा नहीं होता है, पीतल नहीं होता है, रबड़ नहीं होता है। लाल लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है भाई? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है बेटा? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है? आरबीसी की कब्रिस्तान किसे कहते हैं बेटा? स्प्लीन को कहते हैं। प्लीहा जो होता है, जो तिल्ली जिसे बोलते हैं बेटा, याद रखना हमने। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा होता है, जिसे हम तिल्ली के नाम से जानते हैं बेटा। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है बेटा? अस्थि मज्जा में होता है, याद रखना बेटा। आकृति में बेटा, यकृति मतलब कि समझ रहे हो? लीवर, लीवर, यकृति मतलब लीवर बेटा, लीवर। लीवर जो होता है बेटा, यह एक तरह से कह लीजिए बिलिरुबिन निकालने के लिए होता है ना, याद रखना। ये इसी में प्रॉब्लम्स हो जाता है तो जॉइंटिस हो जाता है बेटा। मस्तिष्क का विकार बेटा, मस्तिष्क में बेटा एक बहुत बड़ा डिजीज होता है जिसका नाम बेटा है, अगर आपको जैसे कि ब्रेन हैमरेज उसे कहा जाता है। एक तरह से मस्तिष्क का कैंसर बेटा। मस्तिष्क में ही बेटा कहा जाए सेल डिवीजन कभी नहीं होता है। अगर एक बार सेल डिवीजन हो गया तो आदमी कभी बचता नहीं बेटा, याद रखना। तो सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ पे होता है बेटा? सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन लीवर में होता है। अगर लीवर को काट दो ना तो फिर से ससुरा जम जाएगा बेटा। प्लाज्मा, प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% पाए जाते हैं, याद रखना। 55% में भी इसमें 90% जल होता है बेटा, और 9 to 8% प्रोटीन होता है ना। बाकी 1% आपका ग्लूकोज होता है, और 0.9% बेटा आपका NaCl होता है, नमक होता है। तो याद रखना, नमक हमारे शरीर में भी होता है बेटा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, अति लघुत्तरी। चलिए बेटा, अब हम लोग अति लघुत्तरी पे आ गए ना। अब बढ़िया से अति लघुत्तरी देखते चलिएगा आप सभी। ऐसे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा बेटा, आपको चिंता नहीं करना है, बस आप लोग देखते चलो। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, सभी लोग जवाब देंगे। 2017 में पूछा गया है। लोहे के अयस्क से पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है? अब आराम से इसको पढ़िए, सारे बच्चे पढ़ेंगे। देखिए जितनी चीज़ें एमसीक्यू में हमने बताया, बहुत अच्छे से अगर आप देखे होंगे बेटा, तो बहुत सारी चीज़ें आपका उसी जगह क्लियर हो जाएँगी। देखो इसमें तो लिखा-लिखाया है, आप कहोगे सर चीटिंग करके पढ़ा रहे हो, लेकिन मेरा इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं है। मैं कह देता हूँ, मैं ही पढ़ लेता हूँ, चीटर हूँ, मैं भी चीटर हूँ, आप भी चीटर बन जाओ कुछ देर के लिए, चलो पढ़ लेते हैं। अयस्क को वायु की उपस्थिति में, देखो कोई चीज़ अगर नहीं याद होती है ना, तो पता है किस कारण से नहीं याद होती है? क्योंकि आप अच्छे से पढ़े ही नहीं करते हो, पढ़ते ही नहीं हो अच्छे से। मैं कह दूँ लूसेंट में आप कुछ मत पढ़ो, आप एक बार पढ़ लिया, आपको कुछ नहीं आया, 2 बार पढ़ लो, कुछ नहीं आया। लेकिन आप उसे अगर 10 बार पढ़ लोगे बेटा ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्ज़ाम में, आप रटे नहीं हो, उस चारों ऑप्शन को देखते ही बता दोगे इसका राइट आंसर ये है। लेकिन बहुत बढ़िया से 10 बार पढ़ लो उसको। अब आप कहोगे सर 10 बार पढ़ने के लिए कौन-सा किसके पास समय है भाई? तब तो क्यों तैयारी कर रहे हो? छोड़ो ना फिर। चलिए आ जाइए, लोहे के अयस्क भाई, एक दिन में 10 बार नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। एक दिन में आप 3 पेज, 4 पेज, अभी इस तरह से 1 महीने पढ़ोगे, 2 महीने में खत्म कर दोगे, इस तरह पढ़ोगे 2-2 पेज, 3-3 पेज तो। ठीक है? मैंने कम से कम नहीं तो 8-10 बार उसको पढ़ लिया है भाई, सच बताऊँ तो। तो आप उसको बढ़िया से अगर एक-एक बार टारगेट बना लोगे कि एक दिन में मैं 10 पेज, भाई 5 पेज कैसे खत्म करूँगा? कितना तो टाइम ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते होगे आप। समझ रहे हो? खुद खराब, इन्वेस्ट नहीं वेस्ट, इन्वेस्ट मतलब कि सही जगह, वेस्ट मतलब कि समझ रहे हो क्या-क्या करते होगे आप सभी? लोहे के अयस्क से पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप सभी लोग पढ़ लिए होंगे बेटा। अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करें, ठीक है? ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ये चीज़ याद रखना आपको। भर्जन का निस्तापन के पश्चात प्रगलन की प्रक्रिया एक विशेष प्रकार की भट्टी में की जाती है, जिसे हम मर्जित या फिर हेमेटाइट अयस्क को कार्बन कहते हैं या फिर कार्बन कोक कहते हैं। चूना पत्थर के साथ फिर मिला दिया जाता है। वात्या भट्टी में प्रगलन करने की विभिन्न क्रियाओं के पश्चात कच्चा लोहा यानी पिग आयरन बेटा कहते हैं, इसे हम कहते हैं रोट आयरन बेटा, है ना? याद रखेंगे। आयरन प्राप्त किया जाता है वात्या भट्टी में, प्राप्त लोहे को पिग आयरन कहा जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए। चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं बेटा? हमने बताया था चुंबकीय बल रेखाएँ वे बल रेखाएँ हैं बेटा, जो कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। मैंने बना कर भी दिखाया था उस दिन आपको। दंड चुंबक है बेटा यह, यहाँ से निकला, यहाँ पे आया, यहाँ से निकला, यहाँ पे आया, तो सबसे क्लोज़ कहाँ पे होते हैं बेटा? सबसे पास-पास चुंबकीय बल रेखाएँ यहाँ पे होती हैं। नॉर्थ से साउथ जाते हैं, याद रखना, अंदर साउथ से नॉर्थ होते हैं बेटा। इस चीज़ को याद रखना, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। यह सिद्ध होता है कि भाई देखो, जितने दूर तक चुंबकीय बल रेखाएँ होंगी पैरेलल, एक दूसरे को कभी ये काटती नहीं हैं, इधर से भी, इधर से भी। वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय बल रेखाओं जितनी दूर तक फैलेंगी, वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। उतने दूर ही रखी चुंबकीय वस्तु को, चुंबकशील वस्तु को, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया, आयरन हो गया, इसको वो आकर्षित कर पाएगा अपनी तरफ चुंबक। नहीं तो फिर बेटा प्रतिकर्षित करेगा, कैच कर ही नहीं पाएगा। आप कहो कि 1 किलोमीटर दूर पे मैं साइकिल लेके खड़ा हूँ, एक छोटा-सा चुंबक लगा दिया हूँ घर पे, मैं क्यों नहीं खींच रहा हूँ, मैं क्यों नहीं खींच रहा हूँ, ऐसे बोलने लगो फिर। तो ये चीज़ें खराब है ना। चलिए आ जाइए बेटा। एन एन पोल एन के साथ बेटा क्या करेगा? एक दूसरे से दूर जाएगा। आप कभी खेला खेले हो ना, मतलब कि एक यहाँ पे एन, एक यहाँ पे चुंबक रख दो बेटा, एक यहाँ पे चुंबक रख दो। तो एन पोल वाले के साथ एन पोल को दौड़ाए हो कभी? हमने बहुत दौड़ाया बेटा, बहुत दौड़ाया, पी 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 करके बहुत ज़्यादा दौड़ाया इस तरह से। समझ रहे हो? पूरे घर भर में दौड़ाता था। दादी जो होती थी हैरान हो जाती थी, क्योंकि मेरे पास पापा का थोड़ा-सा व्यापार भी होता है बर्तन वगैरह के, तो बहुत ज़्यादा चुम्बक, 1-1 बोरे 2-2 बोरे चुम्बक हो जाते थे। तो उसको मैं लाइन में सजा देता था जब छोटा था, तो छत पे पूरा पूरे अपने खेत वगैरह की तरफ ऐसे सजा देता था। तो बाद में
ऐसे पी करता था। पूरा हमारा सुबह का समय तो इसी में व्यतीत हो जाता था, जब तक मम्मी फ्री नहीं होती थी तब तक कपड़े वगैरह सारी चीज़ें नहीं करती थी, तो हम लोग यही हम तो यही करते थे। समझ रहे हो ना? पी करते ही रहते थे चुंबक के साथ। तो इस प्रकार से चुंबक से हम बहुत ज़्यादा खेले हैं। तो जो एन पोल होता है बेटा, एन पोल के साथ दूरी बनाता है और एन और एस के साथ आकर्षित होता है बेटा, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा। देखो अच्छा, तिलक-उत्तरी बेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ, सॉरी वो लग रहा था आपका दीर्घ-उत्तरी का एक प्रश्न आ गया है। मैडम ने सही से नहीं खींचा। बेटा इसको ध्यान देना। जैव विकास किसे कहते हैं? जैव विकास किसे कहते हैं बेटा? बताना। कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तन द्वारा जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं, ठीक है ना? 1 घंटे क्लास चलेगा भाई, सारे बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे तभी फ़ायदा होगा। देखिए भाई, कुछ चीज़ें दोगे ना, कुछ चीज़ें करोगे तभी कुछ पाओगे। कुछ खोने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस कुछ कर लो। कुछ करने का मतलब है कि लास्ट तक इसे देख लो। बेटा पहला प्रश्न देखना, जैव विकास, क्या जैव विकास का होना परिमाणित है? बिल्कुल परिमाणित है बेटा। जैव विकास की परिमाणिकता के संदर्भ में 2 वैज्ञानिक लैमार्क तथा डार्विन का नाम बहुचर्चित है बेटा। 1744 ईस्वी में फ्रांस वैज्ञानिक लैमार्क के विचारों को लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको जब हम बहुविकल्पी कर रहे थे तो आपको बहुत अच्छे से बताया था। प्राकृतिक चयनवाद क्या है? प्राकृतिक चयनवाद का मतलब जीवों की संततियों वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती रहती हैं, है ना? यह कहे थे लैमार्क ने। लैमार्क ने बताया था कि जो होते हैं, जीव होते हैं ना, वो एक दूसरे में संघर्ष करते रहते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। संघर्ष करते करते एक दिन ऐसा आता है कि मतलब कि संघर्ष क्यों करते हैं कि उनको मान लीजिए खाने पीने की जो आपका हुआ था ना, जिराफ था ना, उसको खाने पीने की चीज़ें नीचे नहीं मिल रही थी ज़मीन पे, तो वो संघर्ष करता रहा, अपना गर्दन को उठाते रहा, गर्दन को उठाते रहा, गर्दन को उठाते रहा बेटा। एक दिन ऐसा आ गया ना, उसके जीन में ही चेंज हो गए, उसके जेनेटिकली जो बेटा डिसऑर्डर थे उसके हो गए, एक प्रकार से उसकी गर्दन आने वाली पीढ़ियों में गर्दन उठने लगे धीरे 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 धीरे। तो आज सबसे ऊँचे गर्दन के रूप में जिराफ को जाना जाता है, पता है कि नहीं बेटा? तो यह प्राकृतिक चयनवाद था। ये एक बार में चेंजेस नहीं होते बेटा, 1 साल 2 साल में चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। ये बेटा लाखों वर्ष तक होते हुए रहते हैं धीरे-धीरे चेंजेस, तो जेनेटिक्स चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। हाँ, मुँह दुखने लगा भाई थोड़े से। पढ़ाने भी ज़रूरी है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा प्रश्नों के साथ। बेटा जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक समानताएँ कौन-सी हैं भाई? बता सकते हैं। जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक समानताएँ कौन-सी होती हैं भैया? ये समानताएँ 2 प्रकार की होती हैं। एक समरूप होता है बेटा, एक समवृत्ति होती है संरचना, एक समजात रचनाएँ होती है बेटा। समजात रचनाएँ भले ही समान काम न करें, लेकिन समजात, जैसे कि मनुष्य का हाथ, चिड़िया का पंख बेटा, है ना? समझ गए कि नहीं? यह चीज़ें हो गई। अगर अगर समरूपता की बात करें और समवृत्ति संरचना रचनाएँ की बात करें बेटा, तो याद रखेंगे समजात रचनाएँ समझ में आ गया। और समरूप क्या होते हैं बेटा, जैसे कि आपके हाथ हो गए और घोड़े के आगे वाले पैर हो गए, ठीक है ना? और गाय के आगे वाले दोनों पैर हो गए, ये सब, ठीक है ना? ये कुत्ते के दोनों आगे वाले पैर हो गए, यह। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। जीवाश्म विज्ञान क्या है बेटा? जीवाश्म विज्ञान क्या है? अनेक ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्षों तक पहले जीवित थे, परंतु जो है अब ना बेटा यह नहीं है। यह धीरे-धीरे मिट्टी के नीचे जमते चले गए, जिमते चले गए बेटा। ये परत दर जमते चले गए तो जीवाश्म बन गए बेटा। कोयला हो गया, खनिज पदार्थ हो गया। तो सुबह वाला क्लास आप लोग नहीं करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा आपके घाटा होंगे बेटा। सुबह वाला जो आता है सुपर टेट के लिए, तो भले अभी मत करो लेकिन बाद में ज़रूर कर लेना उसको। चाहे जब आप फ्री होना ना, जब डीएलएड की एग्ज़ाम देके, सीटेट की एग्ज़ाम देके, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से सजा रखा है। ज्योग्राफी का बेटा 13वां 14वां लेक्चर आने वाला है आज। तो इस तरह से आप देखोगे कि बहुत अच्छे से उसको कवर किए हैं। तो देखना ज़रूर भाई। सारे के सारे सुपर टेट के लेक्चर हम पढ़ाएँगे आपको, सारे के सारे सब्जेक्ट का, उसे आप फॉलो करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है बेटा? पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है बेटा, वह स्थान है ना, ऐसे समझ लो, वह स्थान है जहाँ पे हर प्रकार के जीव-जंतु हों, जीव-जंतुओं की वैरायटी हो, पेड़-पौधों की वैरायटी हो बेटा, है ना? ये सब मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है बेटा? समुद्र है, याद रखना। समुद्र में 1 बाल्टी पानी निकाल लो, क्या घट जाएगा? 2 बाल्टी, 10 बाल्टी, 20 बाल्टी डाल दो, क्या बढ़ जाएगा? कुछ नहीं होगा बेटा। ठीक है ना? ये चीज़ें। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आधार बताइए बेटा। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आधार बेटा आप खुद बताओ। अगर आपके एनवायरनमेंट में पानी नहीं रहेगा तो क्या आप जीवित रहोगे? हवा नहीं रहेगा तो क्या आप जीवित रहोगे? तो इस वजह से अजैविक घटक और जैविक घटक का होना दोनों का ज़रूरी है बेटा। कार्बनिक पदार्थ, जलवायु, ये सब अजैविक के घटक के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहाड़, नदी, तालाब बेटा, ये अजैविक होते हैं जिसके अंदर जीव नहीं होता है। और जैविक घटक का मतलब जैसे उत्पादक, हरे पदार्थ हो गए, हरे पौधे हो गए, उपभोक्ता हो गए, अपघटक हो गए, जैसे कि कीट-पतंगे हो गए, है ना? कवक से निर्मित कवक, फंगाई वगैरह हो गया। तो ये सब क्या है? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम आप हो गए, जिसके अंदर जीव हों, पेड़-पौधे भी हो गए।
खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? भाई खाद्य श्रृंखला होना भी बहुत ज़रूरी है। जो खाद्य पिरामिड होता है बेटा अगर मैं बात करूँ सबसे पहला जो उत्पादक होता है बेटा, क्या होता है हमारा जैसे कि देखिए सूर्य के प्रकाश से क्या बना सबसे पहले घास बहुत ज़्यादा बनी। इस घास को कौन खा गया? टिड्डा खा गया बेटा। इस टिड्डे को कौन खा गया? मेंढक खा गया। इस मेंढक को कौन खा गया? सर्प खा गया बेटा। इस सर्प को कौन खा गया बेटा? मोर खा गया, ठीक है ना? इस प्रकार से एक संरचना बनता है। तो इस सूर्य के प्रकाश से बेटा घास जो बना था, घास की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा था। फिर धीरे-धीरे जैसे ऊपर पिरामिड बनने लगा बेटा इस प्रकार से पिरामिड बनता है, तो इनकी संख्या कम होती चली जाती है। जैसे सबसे ज़्यादा क्या होगा बेटा घास होगा, फिर उसके ऊपर क्या है टिड्डों की संख्या होगी, मतलब टिड्डा का मतलब ग्रासहॉपर पता है ना भाई? उसके ऊपर बेटा क्या होगा आपका मेंढक मतलब फ्रॉग होगा, उसके ऊपर बेटा क्या होगा मेंढक के ऊपर क्या हो जाएगा आपका मेंढक के ऊपर हो जाएगा सर्प यानी कि स्नेक हो जाएगा बेटा। स्नेक खा लिया उसको बेटा मेंढक को, अब जो स्नेक है बेटा उसको कौन खा लिया? मोर खा लिया, तो मोर की संख्या सबसे कम होगी। तो पूछा जाता है पिरामिड की अगर मैं बना दूँ सीधा पिरामिड होता है फूड का कि उल्टा होता है? तो आप बताओगे पहली बात सीधा पिरामिड होता है। इसमें ऊपर से नीचे जाने पर बेटा ऊपर से नीचे जाने पर संख्या बढ़ती है और नीचे से ऊपर जाने पर घटती सॉरी बढ़ती है। इस चीज़ को याद रखना। और एनर्जी लेवल भी बेटा सबसे कम किसका होता है? ऊपर वाले का। सबसे ज़्यादा किसका होता है बेटा? घास वाले का होता है। याद रखना। ओह! चलिए आज के लिए बहुत करेंगे बंद करेंगे बस क्लास और ज़्यादा कर लें। इसके आगे हम कल से करेंगे यहाँ से। तो कल पूरा तिलगुत्तरी आपका फिनिश कर देंगे, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, मैं इसको बोर्ड पे भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ बेटा, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम से आप समझिए इस चीज़ को, आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, आप ऐसे ही बहुत अच्छा करके आओगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो बच्चा इस क्लास को देख रहा है ना, एक भी प्रश्न वो नहीं छोड़ के आएगा। उसके दिमाग में बिल्कुल घर कर गया होगा सारी चीज़ें। मैं कहानी के माध्यम से बताता ही हूँ इस तरह से इंटरेस्टिंग बना के, जिससे कि आप सभी को समझ में आ जाए। ठीक है ना? धन्यवाद आप सभी का और जाना नहीं है दूसरा पार्ट है, इसके बाद 3 और 4 2 पार्ट और आएँगे, 2 पार्ट में आपके फिनिश कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 पार्ट आएँगे। तो देखने में क्या जाता है, देखिए मस्ती से और एन्जॉय करिए। धन्यवाद।